बाहर से देखने पर ना ग्लोबल ट्रेड यानी दुनिया भर का व्यापार बहुत ही सुव्यवस्थित और सेटल लगता है। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम देखेंगे कि असलियत में ये पूरा सिस्टम कुछ बहुत ही अजीब खामियों और टूटे हुए नियमों पर टिका है। आइए इस भ्रम के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। अब इस विशाल पैमाने का अंदाजा जरा इस बात से लगाइए कि बिल्कुल इसी पल समुद्र में करीब 4 करोड़ शिपिंग कंटेनर्स सफर कर रहे हैं। रोजमर्रा के कपड़ों से लेकर हाथों में मौजूद मोबाइल फोन तक हमारी इस आधुनिक अर्थव्यवस्था का पूरा भार असल में इन्हीं के कंधों पर है। लेकिन सच कहूं तो इस रोजमर्रा के लेन देन की सतह के ठीक नीचे कुछ ऐसे गहरे राज और भारी असंतुलन छिपे हैं जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक अजीब सी स्थिति में डाल देते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 4 मुख्य रहस्यों को डिकोड करेंगे। द कंटेनर ग्रेवयार्ड क्राइसिस, अमेरिका का ऑयल एक्सपोर्ट पैराडॉक्स, आसमान में स्मगलिंग का खेल और अंत में देखेंगे कि एक ग्लोबल लूपहोल सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले रहस्य से, द कंटेनर ग्रेवयार्ड क्राइसिस। 2023 के आंकड़े एक बहुत ही बड़ी बात की तरफ इशारा करते हैं। जहां चीन का ट्रेड सरप्लस $823 बिलियन था, वहीं पूरे यूरोप का सरप्लस सिर्फ $41 बिलियन रहा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि चीन से दुनिया भर में भरे हुए कंटेनर्स का एक कभी ना रुकने वाला सैलाब निकलता है। और इसका नतीजा वो बड़ा ही अजीब है। जब ये कंटेनर अमेरिका पहुंचते हैं तो करीब 60% कंटेनर्स वहां से कभी वापस ही नहीं लौटते, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर होने के नाते अमेरिका एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट कहीं ज्यादा करता है। तो यहां एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है, लाखों की तादाद में इन बिल्कुल सही सलामत स्टील कंटेनर्स को वापस भेजने के बजाय उन्हें अमेरिका के कबाड़खानों में यूं ही जंग खाने के लिए क्यों छोड़ दिया जाता है? इसका जवाब ना बहुत ही सिंपल लेकिन हैरान करने वाले गणित में छिपा है। देखिए, एक खाली कंटेनर को अमेरिका से वापस चीन भेजने में करीब $3000 लगते हैं, जबकि चीन में एक नया कंटेनर सिर्फ $2000 में बन जाता है। तो जाहिर है चीन हर साल 25 लाख नए कंटेनर्स बना लेता है, क्योंकि खाली डिब्बों को वापस मंगाना आर्थिक रूप से एक बहुत बड़े घाटे का सौदा है। जरा सोचिए, लगभग 2 टन स्टील से बने इन छोड़े गए कंटेनर्स को आखिरकार सस्ती स्टोरेज के लिए बेच दिया जाता है या फिर पिघलाकर उनका स्टील निकाल लिया जाता है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे वैश्विक व्यापार का ये असंतुलन इतने भारी मात्रा में कचरे का रूप ले रहा है। आइए अब बढ़ते हैं दूसरे पैराडॉक्स की तरफ, अमेरिका की ऑयल एक्सपोर्ट पहेली। दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश आखिर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर क्यों है? इस अजीब सी मजबूरी के पीछे असल में 3 छुपे हुए कारण हैं: तेल की केमिस्ट्री, लॉजिस्टिक्स की कमी और एक बहुत ही पुराना कानून जिसे द जोन्स एक्ट कहा जाता है। ये तीनों मिलकर अमेरिका को अपना ही तेल बाहर बेचने पर मजबूर कर देते हैं। सबसे पहले तो इसकी केमिस्ट्री को समझते हैं। अमेरिका से जो लाइट क्रूड ऑयल निकलता है, उसे प्रोसेस करने के लिए वहां की पुरानी रिफाइनरीज बनी ही नहीं हैं। वो हैवी क्रूड ऑयल के लिए डिजाइन की गई थीं। अब उन्हें अपग्रेड करने जाएं तो $200 बिलियन से भी ज्यादा का भारी खर्च आएगा। इसीलिए अपना हल्का तेल बाहर महंगे दामों पर बेच देना ही ज्यादा समझदारी मानी जाती है। दूसरी बड़ी दिक्कत है लॉजिस्टिक्स की चुनौती। टेक्सास जैसे राज्यों में तेल का समंदर भरा है, लेकिन पाइपलाइंस की भारी कमी है। इसके कारण कैलिफोर्निया जैसा राज्य देश के भीतर होते हुए भी एक ऑयल आइलैंड बन चुका है, जिससे अपना 70% तेल दूसरे देशों से मंगवाना ही पड़ता है। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे हैरान करने वाला कारण, एक ऐतिहासिक कानून, द जोन्स एक्ट। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बना ये कानून कहता है कि अमेरिका के एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक सामान ले जाने वाला जहाज और उसका क्रू दोनों का अमेरिकी होना पूरी तरह से अनिवार्य है। सुनने में तो ये कानून देशहित में लगता है, लेकिन आज अमेरिका में जहाज बनाना चीन के मुकाबले 3 गुना महंगा है। इसी वजह से घरेलू शिपिंग में प्रति बैरल $5 का अतिरिक्त खर्च जुड़ जाता है। नतीजा क्या हुआ? टेक्सास से न्यूयॉर्क तक अपना ही तेल ले जाना किसी दूसरे देश से तेल खरीदने के मुकाबले कहीं ज्यादा महंगा साबित हो जाता है। चलिए अब इन आर्थिक पहेलियों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं स्मगलिंग थ्रू द स्काइज की। ये किसी हॉलीवुड हाइस्ट फिल्म की कहानी जैसी लगती है। ये किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा कि एक ऐसा देश जिस पर सालों से सख्त अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियां लगी हों, वो अचानक 5 विशाल बोइंग 777 कमर्शियल जहाज कैसे हासिल कर सकता है। 2024-25 में ईरान ने बिल्कुल यही कर दिखाया। और ये कोई आम सफर नहीं था।
ऑस्ट्रेलिया के एक एयरक्राफ्ट ग्रेवयार्ड से शुरू होकर ये जहाज चीन गए, वहां से मेडागास्कर, फिर कंबोडिया, अफगानिस्तान और अंत में ईरान पहुंचे। ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों की खामियों का एक जीता जागता उदाहरण है। इस पूरी मास्टर प्लान को 3 सटीक कदमों में अंजाम दिया गया। सबसे पहले कागजों पर मौजूद एक फर्जी अमेरिकन कंपनी ने इन जहाज़ों को खरीदा। फिर अमेरिकी नज़रों से बचने के लिए इन्हें मेडागास्कर की एक फर्जी कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया गया और अंत में कंबोडिया में इन्हें दोबारा रजिस्टर किया गया, जहां नियम काफ़ी ढीले माने जाते हैं। और फिर आया वो नाटकीय पल। कंबोडिया से उड़ान भरते वक्त बताया गया कि ये जहाज़ मेंटेनेंस के लिए केन्या जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो अफगानिस्तान के कमज़ोर निगरानी वाले एयर स्पेस में पहुंचे, जहाज़ों के ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिए गए। वे रडार से गायब हुए, अपना रास्ता बदला और सीधे ईरान में लैंड कर गए। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये कोई एक बार का तुक्का नहीं था। आज इन्हीं सटीक अंतर्राष्ट्रीय ब्लाइंड स्पॉट्स का फायदा उठाकर ईरानी की महान एयर लगभग 50 से 60 सक्रिय जहाज़ों का बेड़ा चला रही है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट इसके कानूनी पहलू में है। शिकागो कन्वेंशन के मुताबिक जब तक 2 देशों के बीच युद्ध ना चल रहा हो, कोई भी देश सिविलियन जहाज़ों को अपने एयर स्पेस से गुजरने या लैंड करने से नहीं रोक सकता। अगर इन्हें रोका गया तो मिडिल ईस्ट से यूरोप जाने वाली बाकी तमाम फ्लाइट्स को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये एक ऐसा लूपहोल है जिसे बंद करना लगभग नामुमकिन है। तो इन तीनों अलग अलग कहानियों को अगर एक साथ रखकर देखा जाए तो इस ग्लोबल लूपहोल सिस्टम की असल तस्वीर आखिर क्या बनती है? इन सब बातों को जानने के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आधुनिक दुनिया की ये अर्थव्यवस्था जो बाहर से इतनी मजबूत और सुचारू दिखाई देती है, वो असल में कितने टूटे हुए सिस्टम्स और अनएक्सपेक्टेड खामियों पर टिकी है? क्या ये सिर्फ कुछ इत्तेफाक हैं या फिर आज की हमारी पूरी दुनिया इन्हीं लूपहोल्स की नींव पर खड़ी है? इस बारे में जरा सोचिएगा जरूर।